डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोई भी देश तरक्की की राह पर होता है तो हर क्षेत्र में उसकी उपलब्धियों की भी गिनती होती है। बात जब भारत की होती है तो ये उपलब्धियां बेशुमार नजर आती हैं। यही वजह है कि दुनिया के दूसरे देशों में यहाँ के रहन सहन, खान पान व परंपराओं को जानने की रुचि भी बढ़ने लगी है। विदेशों में भारत को समझने की इस रुचि का अंदाजा चार धाम की यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से आसानी से लगाया जा सकता है। यह दुनिया के दूसरे देशों में भारत की बढ़ती धमक का प्रतीक भी कहा जा सकता है कि इस बार 109 देशों से करीब 20,000 विदेशी लोगों ने हमारे यहाँ चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। जाहिर है कि चार धाम यात्रा की लौटने पर ये सब अपने अपने देशों में भारतीय संस्कृति के संवाहक भी बनेंगे। वैसे भी चार धाम की यात्रा को लेकर आस्था का आलम यह है कि यह माना जाता है कि चार धाम की यात्रा पूरी करने पर ही व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। विदेशी जब भारत में आते हैं तो भक्ति भाव का माहौल देखते हैं तो वे बहुत प्रभावित होते हैं। कई तो इसमें रमते नजर आते हैं। वैसे भी भारतीय संस्कृति व यहाँ के रीति रिवाजों को अपनाने में विदेशी आगे रहते आए हैं। हमारे इन चार धामों की कीर्ति और जीवन की शांति, सुकून और सार्थकता से जुड़े आध्यात्मिक भाव को विदेशों में भी इसी शिद्दत से महसूस किया जाने लगा है। चार धाम यात्रा में विदेशियों का यह बढ़ा हुआ पंजीकरण राजस्व बढ़ाने वाला भी होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि राजस्व कहीं भी रोजगार, समृद्धि और सुख शांति के लिए नितांत आवश्यक घटक है। चार धाम यात्रा की तरह ही कई ऐसे आस्था स्थल और भी हैं जहां बड़ी संख्या में विदेशियों की आवाजाही होती है। यह भी देखने में आता है कि विदेशी इन आस्था स्थलों पर भारतीय रंग में रंगे नजर आते हैं। निश्चित तौर से हमारे यहाँ की वेशभूषा व खान पान से भी विदेशी खूब प्रभावित होते रहे हैं और संस्कृति के अलग अलग रंग इन्हें सुखद अनुभूति देते हैं। भारत में सांस्कृतिक, पुरातात्विक और धार्मिक पर्यटन के लिए ख्यात दूसरे स्थलों को भी इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए ताकि विदेशी पर्यटक आकर्षित हों। इससे राजस्व तो बढ़ेगा ही, रोजगार के नए दरवाजे भी खुलेंगे। यह भी सच है कि पिछले सालों में केंद्र व राज्यों की सरकारों ने भी धार्मिक पर्यटन को न केवल बढ़ावा दिया है बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा के बेहतर प्रबंध भी किए हैं। हमारे धार्मिक व स्थलों पर ऐसे प्रयासों में और मजबूती आएगी तो इसका दूरगामी असर होना ही है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि
धार्मिक स्थलों की गरिमा और महिमा बनी रहे। वहां जाने वाले सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न न हो जिनसे वहां का माहौल दूषित होता हो। ये स्थान आस्था स्थल ही बने रहने चाहिए, मौज मस्ती के स्थान नहीं बनने चाहिए। ध्रुवपद के दरभंगा अमता घराने के पंडित राजकुमार मलिक का निधन ध्रुवपद के एक युग का अवसान है। वह जितने सरल थे उतना ही उनका गान मधुर सहज था। उनकी लूठी लयकारी धैर्यपूर्ण आलाप और फिर उसका विरल विस्तार सुनते मन नहीं भरता। पिता और गुरु पंडित विदुर मलिक से जो कुछ उन्होंने सीखा उसमें अपने तई बढ़त करते उन्होंने ध्रुवपद की विरासत को निरंतर समृद्ध संपन्न किया। बहुत पहले समित मलिक के साथ गाई उनकी बंदिश त्रिवेणी कालिंदी सरस्वती सुनी थी। स्वरों को जैसे यह छलकती गगरी लगी। प्रयाग में त्रिवेणी को जीवंत करती विद्यापति के पदों में निहित श्रृंगार ही नहीं, दर्शन को भी जिस तरह से गान में उन्होंने जिया वह अंदर तक मन को मथता है। ध्रुवपद के दरभंगा घराने के संस्थापक पंडित राधा कृष्ण और पंडित करताराम रहे हैं। तानसेन के उत्तराधिकारियों में से एक भूपत खां से उन्होंने ध्रुवपद सीखा। रोचक वाकया है, दरभंगा क्षेत्र में कभी भयंकर अकाल पड़ा था। लोगों ने सुना था कि ये दोनों भाई मेल मल्हार गाते हैं तो वर्षा होती है। दरभंगा नरेश से इनको गवाने की गुहार की गई। दोनों भाइयों ने गाना शुरू किया। घन गरजे और बरसने लगे। 3 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। इतना जल बरसा कि पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। तत्कालीन दरभंगा नरेश महाराज माधव सिंह ने इससे प्रभावित होकर दोनों भाइयों को अमता ग्राम सहित कई सौ एकड़ जमीन पुरस्कार स्वरूप दी। ब्राह्मण जमीन के मालिक बने। कालांतर में मालिक शब्द मलिक बन गया। अमता गांव संगीत का बड़ा घराना हो गया। पंडित रामकुमार मलिक इसी घराने की 12वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते थे। विद्यापति माने ज्ञान के अधिपति। उन्होंने जो लिखा शब्द में घुला संगीत ही तो है। विद्यापति के कुछ पदों को जिस तरह से पंडित रामकुमार मलिक ने गाया है उन्हें सुनेंगे तो लगेगा शास्त्र और लोक में गूंथी गान की मौलिक दृष्टि वहां है। एक पद है, विगलित चिकुर मिलित मुखमंडल। जैसे स्वरों की बढ़त में दृश्य की मनोहरी छटाएं यहाँ है। विद्यापति ने क्या तो खूब लिखा है और पंडित रामकुमार मलिक ने उसे वैसे ही गान में जिया है। पद का अर्थ है, 2 मुख मंडल परस्पर सट गए हैं। शशि को घनमाला ने घेर लिया। कानों की जड़ाऊ कुंडल हिलने लगे। तिलक पसीने में बह गया। सुंदरी तुम्हारा मुख मंगलकारी है। किंकिणियां बज रही हैं। किन किन कंगन बज रहे हैं। कन कन घन बज रहे हैं। नूपुर रति रण में कामदेव ने अपनी हार मान ली है।
इन शब्दों में निहित अर्थ खोलते पंडित रामकुमार मलिक अपने गान में होले होले श्रृंगार रस के अपूर्व से जैसे साक्षात कराते हैं, ऐसे ही राग ललित और भैरव में नारायण हरि तुम सुनेंगे तो लगेगा जैसे बहुत जतन से वह स्वरों का महल खड़ा करते हैं। खंडार वाणी और गौहर वाणी के संयोजन में पंडित रामकुमार मलिक ने स्वरों का सौंदर्य रचा है। राग भीम पलासी में शंभुहर गंगाधर में शिव के महादेवत्व को जैसे हम पा लेते हैं, तो ओम हरिओम अनंत हरिओम का उनका आलाप भी मन में घर करता है। स्वर शुद्धता के अंतः उजास में माधुर्य की सहजता को अनुभव करना हो, पंडित रामकुमार मलिक को सुने। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल आपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।